नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज बात होगी भारत की संसदीय परंपरा की, जो आज भंग हो गई, संसदीय मर्यादा की, जो आज तार तार होते होते बच गई। हुआ दरअसल यूं कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बिना, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी के जवाब के बिना लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव वॉइस वोट से पारित हो गया। राहुल गांधी समेत समूचा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को घेरता नजर आया। आरोप लगे कि प्रधानमंत्री डर गए, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी के लोकसभा में न आने की जो वजह बताई, उसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर देश की संसद में चल क्या रहा है। स्पीकर ओम बिरला के मुताबिक बीते कल यानी बुधवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में संबोधन देना था, संबोधित करने आना था शाम 5 बजे, उस वक्त प्रधानमंत्री पर हमला करने की तैयारी थी। स्पीकर को कुछ अप्रत्याशित घटित होने की पुख्ता जानकारी थी और कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करने की योजना बना रहे थे, ऐसी जानकारी मिली थी। ये घटना ना हो, ये घटना टल जाए, इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री से अनुरोध करना पड़ा कि वो सदन में ना आए। जी हां, संसदीय इतिहास में आज का दिन काला दिन ना बन जाए, इसके लिए स्पीकर ओम बिरला को नेता सदन को लोकसभा में ना आने का अनुरोध करना पड़ा। जहां लोकसभा में बजट सत्र 7वें दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया, वहीं राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारी हंगामे के बीच अपनी बात रखी, संबोधित किया। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जहां भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर बताते हुए तमाम उपलब्धियां गिनवाई, ट्रेड डील को लेकर बातें रखी, तो वहीं विपक्ष पर जमकर बरसते भी नजर आए। पहले कुछ बयान सुनिए, फिर चर्चा की शुरुआत। कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चेंबर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। सदन के नेता ने उपस्थित न रह के मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। 56 इंच की छाती का खूब ढिंडोरा पीटा गया, स्ट्रॉन्ग मैन का स्वांग रचा गया, गुब्बारे में भर भर के गैस भरी गई और 3 महिला सांसदों ने गुब्बारे की सारी हवा निकाल दी। फुस हो गया। अरे आप तो वॉर रुकवाते थे, चीन को लाल आंख दिखाने वाले थे, शी जिनपिंग से लेकर पुतिन, ट्रंप सब आपके सामने नतमस्तक रहते थे, और आप 3 महिला सांसदों से डर गए। तो देखिए, बजट सत्र के दौरान भारी हंगामा बरपा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, जहां बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करना था लोकसभा में, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में संबोधन से पहले जो नाटकीय दृश्य देखने को मिला, आज स्पीकर ओम बिरला ने भी उसका जिक्र किया। जहां एक तरफ विपक्ष हमलावर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि वो नहीं बोलने आए लोकसभा में क्योंकि डर गए, उनके पास जवाब नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ आज जब तस्वीर क्लियर हुई तो पता चला, ओम बिरला ने यह जानकारी दी कि कांग्रेस के कुछ सांसद, कुछ अप्रत्याशित घटना घट सकती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, इसी वजह से उन्होंने अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री लोकसभा में न आए। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। भारी हंगामे के बीच जैसे ही प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हुआ, राज्यसभा में विपक्ष ने जोरों शोरों से नारेबाजी की और विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए इसीलिए लोकसभा में नहीं आए, लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने
राज्यसभा पहुंचते हैं, संबोधित करते हैं तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। ये क्या रणनीति है विपक्षी दलों की, विपक्ष सांसदों की? बीते 7 दिनों में लोकसभा राज्यसभा बार बार हंगामा होता रहा। लोकसभा में जहां नरवणे की किताब को लेकर, पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर राहुल गांधी हंगामे पर हंगामा करते रहे, विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। बीते कल कुछ नाटकीय घटनाक्रम भी सामने आए जहां पर तमाम विपक्षी सांसदों के द्वारा स्पीकर के ऊपर पर्चे भी फेंके गए। तो देखिए, इस बार फिर मॉनसून सत्र में हमने हंगामा देखा था और बजट सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा के लिए तमाम अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारुफ करा देते हैं अपने खास मेहमानों से। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से गौरव उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस से रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। और शुरुआत रवि प्रताप सिंह जी आप ही के साथ। पहले आप ये दावा करते हैं, बयानबाजी आती है विपक्षी दलों की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसलिए लोकसभा में नहीं आ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री राज्यसभा पहुंचते हैं तो विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। सुनना नहीं चाहते हैं क्या आप? जवाब नहीं लेना चाहते हैं क्या? ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा है, ये जो हंगामा है, वो क्यों बरपा हुआ है? देखिए अदिति जी, सबसे बड़ी बात ये है कि राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण का जब उस पर बहस चल रही थी तो राहुल गांधी जी जब उस पर बोलना चाह रहे थे, और वो एक, यानी आप यूं कहें कि बायलैटरल जो इश्यूज हैं हमारे और जो विदेश नीति है उससे संबंधित एक जनरल नरवणे की किताब थी जिसके कुछ पेज के ऊपर लिखा था कि अगस्त 2020 में जब 8:00 पे 20 मिनट पे जनरल जोशी जो नॉर्दर्न कमांड के जीओसी थे, उनको खबर मिली कि फिंगर 4 के ऊपर, यानी जो कैलाश रिज है वहां पे उनके 4 टैंक आ रहे थे और उन्होंने आर्मी चीफ को फोन किया था। आर्मी चीफ ने उस समय के रक्षा मंत्री और आप यूं कहें यानी NSA डोभाल जी को और S जयशंकर जी को सबको फोन किया और अपने लिए आदेश मांगा, क्योंकि इस तरह की फायर खोलने और बंद करने का निर्णय जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसके पास होता है। ठीक है, तो उन्होंने मांगा, उसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। फिर ठीक है, रवि प्रताप सिंह जी, जिस किताब का अभी आप जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं नरवणे जी की, पहली चीज तो ये कि वो अप्रकाशित है और ये बार बार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राहुल गांधी से बोलते हुए भी नजर आए कि अप्रकाशित पुस्तक का जिक्र आप नहीं कर सकते लोकसभा में। उससे इतर क्या कोई दूसरा मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है इस वक्त? रवि प्रताप सिंह सुनिए, यही ओम बिरला जी की आप उठा करके जब देखेंगी पीछे की व्यवस्था, तो उन्होंने कुछ साल पहले व्यवस्था दी थी कि पेपर की कटिंग, बुक से कोट या मैगजीन की चीजों को उद्धृत किया जा सकता है, और आज वो कह रहे हैं कि आप इसको उद्धृत नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने उस किताब का हवाला दिया जो एक बड़े ही संवैधानिक पद पर बैठे यानी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे थे, उनका उद्धृत किया। रवि प्रताप सिंह जी, अप्रकाशित अनपब्लिश्ड बुक्स की लाइन भी कोट की जा सकती है क्या? नहीं, ये मत कहिए। जनरल नरवणे ने वो बुक जो है पेंगुइन प्रकाशन को दिया और उसके बाद भारत सरकार ने उसको रोका। अगर ये गलत है तो रक्षा मंत्री जी कहते नरवणे जी अभी यहीं पे ये गलत हो सकता है, ये गलत हो रवि प्रताप सिंह जी, वो बिल्कुल नहीं, एक जनरल अपनी आत्मकथा में कभी भी गलत नहीं कह सकता। लेकिन क्या इसके अलावा कोई मुद्दा देश में नहीं बचा है क्या? नहीं अदिति जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। इस मुद्दे पर हंगामा करते हुए संसद की जो कार्यवाही है उसको बाधित करें। रवि प्रताप सिंह जी, क्या यही जिम्मेदारी है? क्या यही जिम्मेदारी है विपक्ष की? रवि जी, आज जो अदिति जी आज स्पीकर ओम बिरला का जो बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद कोई साजिश रच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, इसीलिए लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे संबोधन करने के लिए। संसदीय परंपरा जो है, संसदीय परंपरा के लिए काला धब्बा है आज का दिन। क्यों नहीं पहुंचे, इसको तो ढकने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी ओम बिरला जी ने कहा कि उनको सूचना मिली। वो बताएं सूचना कहां से मिली? 3 महिलाएं ही केवल गई थी, वहां कोई मार्शल भी आपके पास थे, लेकिन आप कह रहे हैं
अपनी बात को ढकने के लिए आप कह रहे हैं कि हमारे पास सूचना मिली थी कि कांग्रेस के सांसद उनके साथ कुछ अभद्रता कर सकते हैं या ऐसी कर सकते हैं कि जो कि एक असंसदीय चीजों के लिए ठीक नहीं है। ये आपका नरेशन है ढकने के लिए। जब यानी पहली ओम बार बिरला, आप एलओपी को बोलने स्पीकर नहीं ओम देते बिरला, हैं इतने स्पीकर ओम बिरला इस मुद्दे को ढकने के लिए कि प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं पहुंचे, ऐसी बयानबाजी निश्चित कर रूप रहे से हैं, ढकने मनगढ़ंत के लिए कहानी कहा बना है, रहे हैं निश्चित क्या? रूप ठीक से, है। क्योंकि आप पंकज एलओपी को रस्तोगी बोलने जी। नहीं देते हैं और अगले दिन पहले व्यवस्था देते हैं कि आप बोलिए। और आज भी जो राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे थे, आप ये बताइए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में था क्या कि हमको ये कहा रवि गया प्रताप कि सिंह जी, मोदी राष्ट्रपति तेरी के कब्र अभिभाषण खुदेगी? में नरवरे की किताब का जिक्र था क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इसका जिक्र था क्या? इसका जिक्र था कि इसके ऊपर बोलते रहे वो? सरदार सरोवर डैम का जिक्र था क्या जो बोलते रहे वो? उनके लिए सारी चीजें खुली है कि जो दिल चाहे, केवल वो कांग्रेस को नीचा दिखाने का काम किए। एक भी चीज मैं जितने देर सुना उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण से नहीं लिया। ठीक है, और अब ठीक है, लौटूंगी आपके पास रवि प्रताप सिंह जी। पंकज रस्तोगी जी, पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी स्पीकर ओम बिरला रच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कितनी सच्चाई मानते हैं आप इसमें? क्या स्पीकर ओम बिरला मनगढ़ंत कहानी रच रहे हैं? ये समझ लीजिए, सदन चलाने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक वरिष्ठ है और बहुत कुशल रणनीतिकार और बहुत समझदार व्यक्ति हैं। और जिस तरह का घटनाक्रम कल देखने को मिला कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जिस तरह से नेता सदन प्रधानमंत्री को बोलना था और जिस तरह से ओम बिरला को ये जानकारी हुई लोकसभा अध्यक्ष को कि उनके ऊपर कांग्रेस के लोगों द्वारा कुछ अप्रत्याशित घटनाक्रम, कुछ अभद्रता की जा सकती है, इसकी पुष्ट जानकारी उनके पास थी। इसीलिए उन्होंने नेता सदन को रोका कि आप सदन में ना आए, अभिभाषण पे चर्चा न करें, अभिभाषण पे धन्यवाद प्रकाश न करें, आप उस पे नहीं। ठीक है पंकज रस्तोगी जी, क्या भारत के इतिहास में, संसदीय इतिहास में कभी ऐसा हुआ है क्या कि लोकसभा स्पीकर को अनुरोध करना पड़ा हो प्रधानमंत्री से कि आप मत आइए सदन में, आपके ऊपर अटैक हमला हो सकता है? ये बात क्या समझ लीजिए, कांग्रेस हताशा से ग्रस्त है और 95 चुनाव जो आपके वहां का चुनाव हुआ था बिहार का, उसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से चुनाव हुआ, तो 95 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है और 96वां चुनाव अभी बीएमसी के इलेक्शन और जो वहां पर जो पंचायत के चुनाव हुए बंबई में, जो देश की आर्थिक राजधानी है, वो हुए। तो कांग्रेस हताशा से ग्रस्त है। और देखिए इस बारे में कल जो है प्रियंका गांधी का भी बयान आ गया कि जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, तो इसीलिए हमने प्रधानमंत्री मोदी को भी बोलने से रोक दिया। और जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत तो बयान देती हैं कि 56 इंच का सीना, तो वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी का 56 इंच का सीना है। उन्होंने पूरे विश्व को दिखा दिया और पूरे विश्व को जिस तरह का एक सख्त संदेश देने का काम किया है। तो ये चाहे यूरोपीय यूनियन से एग्रीमेंट हो, चाहे या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं। ठीक है पंकज रस्तोगी जी, जो घटना कांग्रेस द्वारा अप्रत्याशित रूप से की गई, तो ये निश्चित रूप से निहायत निंदनीय है, यहाँ के लोकतंत्र के लिए निंदनीय है। और कांग्रेस हमेशा से 2014 से अगर आप अदिति जी देख लीजिए, जब से विपक्ष में बैठ रही है, तब से कांग्रेस हमेशा सदन में के कार्यों में बाधा डालती है। वो स्वस्थ मानसिकता के साथ जनता के मुद्दों पर डिस्कशन न करके इस तरह का हरकत करती है। कांग्रेस का इस तरह का रवैया रहा है, कांग्रेस सदन को हमेशा से बाधित करने का काम करती है, जबकि कांग्रेस को ये चाहिए कि जनता की समस्याओं और बिल्कुल पंकज रस्तोगी जी, संसद के मानसून सत्र में भी हमने ऐसी ही तस्वीरें देखी थी पंकज जी, और अब बजट सत्र चल रहा है, ये भी हंगामे के भेंट चढ़ गया। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में बकायदा, जिस समय वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोल रहे थे, तो सारा सदन वॉकआउट कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप हताशा से ग्रस्त हैं, इस तरह की बात आप करते हैं। हताशा से ग्रस्त हैं, 95 चुनाव हार गए हैं, शायद हार का शतक लगाने के करीब है, इसलिए हताशा है। ठीक है, ये कहना है पंकज रस्तोगी जी का, लेकिन तो ये अब शतक से 4 कदम दूर है। 4 चुनाव और भी ये हारेंगे, ये बंगाल भी हारेंगे, तमिलनाडु भी हारेंगे, सब हारेंगे, तब इनको समझ में आएगा। और असम भी हारेंगे, केरल भी हारेंगे। गौरव उपाध्याय जी, आरोप लगाए जा रहे हैं कि एलओपी को, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता है सदन में।
देखिए, पहली बात तो हम लोग को समझ लेते हैं कि पिछले 7 दिनों में ना ही सही, लेकिन पिछले 2 दिनों में ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ जिससे हमारी संसदीय परंपरा टूट गई। वैसे मैं इस देश को याद दिला देना चाहता हूँ कि 2004 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जो आपका मोशन ऑफ थैंक्स है उसमें प्रधानमंत्री को बोलने ना दिया गया हो। ठीक है, तो हुआ क्या कि देखिए, बुधवार को शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिभाषण का समय पहले से तय था, लेकिन उसी समय, उस दिन के समय पे 3 महिला सांसद, आप कह रहे हैं कि मार्शल पास में होते हैं, जबकि महिला सांसदों के लिए जो सीट आरक्षित है, पीछे निशिकांत दुबे जी वगैरह बैठे हुए थे, उनकी सीट तक आप चले आते हो और आगे प्रधानमंत्री मोदी होते हैं। हमने पहले भी इस देश में देखा है कि सदन में, भारत के आसपास के पड़ोसों के देशों के सदन में क्या हुआ है, मारपीट हुई, झगड़ा हुआ है, लेकिन भारत की जो संसदीय परंपरा रही है उसमें ऐसा बेहुदा और गंदा क्षण हमने कभी नहीं देखा। महिला सांसदों को, भाई प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है कि कोई पुरुष सांसद अगर होता है तो मार्शल उसको फिर भी एक बार रोकेंगे, और वो काफी दूर रहते हैं, ऐसा नहीं कि आपके आसपास खड़े रहते हैं, उनको ऐसी अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर कोई महिला सांसद पास में पहुंच जाती है और सिर्फ, आप खुद समझिए ना, किसी की इज्जत को तार तार करना, सिर्फ आपने कॉलर पकड़ लिया या हाथ आगे से फेर दिया जिसको लगे कि आप झापड़ मार रहे हैं, हमला हो सकता है, उसको ही हमला कहा जाता है, ना कि आप जो सुप्रिया सिन्हा कह रही कि 56 इंच का सीना है और आप, भाई जाहिर सी बात है, मोदी जी एक विराट व्यक्तित्व के धनी का हैं। बयान सामने आया है कि 56 इंच का सीना जो चीन को आंखें दिखाता है, वो 3 महिला सांसदों से डर जाता है। नहीं, सबसे बड़ी बात यह कि हमारी परवरिश ऐसे नहीं है कि भाई हम उनके तरीके से उन शब्दों का प्रयोग कर सके जिसका वो करती हैं। तो पहली बात तो ये, रविकांत, मैं पहले बोल रहा हूँ, मुझको बोलने दीजिए। तो सबसे बड़ी बात यह कि कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, जिस तरह के इनपुट्स मिलते हैं, उस समय जो पीठासीन अधिकारी थी उसका नाम था संध्या राय जी। संध्या राय जी ने लोकसभा स्थगित करी थी, ओम प्रकाश बिरला जी ने नहीं करी थी। जब उनको इनपुट्स मिले तो उन्होंने पीएम से आग्रह किया कि आप शाम को यहाँ मत आइए, आप राज्यसभा में भी जाके बोलेंगे तो एक परंपरा बनी रहेगी, जो कि आज हुआ और परंपरा बनी रही। मोशन ऑफ थैंक्स में कहा क्या जाता है और उसके लिए चर्चा क्या हो सकती है, देश के विकास की चर्चा होती है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में पिछले साल भर में देश ने क्या कमाया, क्या चीजें अचीव करी, उसके बारे में बताया जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी, जो भी प्रधानमंत्री रहते हैं सीट पे, उनका एक परंपरा है कि वो आके बताते हैं कि देश ने इसके साथ साथ क्या अचीव किया और आने वाले सालों में हम क्या अचीव करेंगे, क्या टारगेट सेट करेंगे। तो देश का जो विपक्ष है, जो कि इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का विपक्ष जो है कांग्रेस है, कांग्रेस का भी दुर्भाग्य है कि उनका एक नेता राहुल गांधी जैसा लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो कि विकास की बातें ना करके मैगजीन, जिसको 1940 में दिल्ली प्रेस जो क्लब है, उन्होंने पहली उनकी पुस्तक थी कारवां मैगजीन, जो कि 1988 में बंद हो गई, उसको विकासनाथ जी ने शुरू किया था। फिर उसके पोते 2009 में अनंतनाग जी ने रीलॉन्च किया था। पहली बात आपको बता दें, ये पुस्तक पहले भी विवादों के घेरे में रह चुकी है। इसके ऊपर कोर्ट ने बाकायदा डिफेमेशन सूट फाइल हैं कई सारे, और इसके कई आर्टिकल्स को कोर्ट के ऑर्डर पे वापस भी, मतलब वापस लिया गया है। ठीक है, ये इसका इतिहास रहा है। अगर अब खाली किताब की बात करें, जिसको कहा गया, देखिए राहुल गांधी जी अपने आप को एक राजकुमार समझते हैं, क्या है क्या नहीं है, इससे इतर मुद्दा तो ये है ना, मुद्दा मैडम ये है, एक दिन लोकसभा की कार्यवाही में कितना खर्चा होता है, 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट का खर्चा है। 2012 का आंकड़ा है, 2012 का आंकड़ा बता रहे हैं, और 1.25 लाख रुपए प्रति मिनट पर हाउस का लगता है। 2026 में बैठे हैं और ये आंकड़ा डबल से हम ट्रिपल अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बढ़ गया होगा ये आंकड़ा। सांसद बढ़ गए 10 लाख रुपए से कहीं का आंकड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद हमारी देश की संसद में क्या हो रहा है, हंगामे पर हंगामा हो रहा है, रोज कार्यवाही स्थगित हो जा रही है। आम आदमी से जुड़े मुद्दे विपक्ष क्यों नहीं उठा रहा है? रवि प्रताप सिंह जी। अदिति जी, जब मैं बोलता हूं तो आप बीच में हर सेकंड टोकती हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे 2 मिनट जरूर दीजिएगा, या 1 मिनट निर्बाध रूप से बोलने के लिए। बात रखिए अपनी। अभी पंकज रस्तोगी जी और गौरव उपाध्याय जी बोल रहे थे कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 पे जो व्यक्ति साइन करता है, वो व्यक्ति, तमाम लोग साइन करते हैं जो गजेट ऑफ इंडिया में, यानी जो गैजेटेड अफसर होते हैं। और भारत के एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उनकी कमांड में मैंने नौकरी किया है। और कोई भी सैनिक अगर इस तरह की गलत व्याख्या अपने आप यूं कहें कि अपनी, मतलब आत्ममंथन में कहता है, तो आप कह सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, उनको कोर्ट कर दीजिए, संसद में बुला लीजिए, वो अकाउंटेबल है इसके लिए। आप कह रहे कि मुकुंद नरवणे ने खुद आके कहा कि उन्होंने लिखा है, उन्होंने एक बार कहा बीच में नहीं बोला मैंने आपके, बीच में नहीं बोला आपके,
एमओ मथई की बीच में किताब नहीं बताऊं बोला मैं? आपके, इसलिए नेहरू जी के चुपचाप निजी सुनिए। सचिव थे। अगर इस पे चर्चा करनी है आप तो इंदिरा गांधी का क्या सुनिए, चरित्र था वो किताब में धैर्य बता से देता सुनिए हूं। उपाध्याय जी। उसका एक चैप्टर है शी नाम से, जो उपाध्याय कि जी, छापा धैर्य से नहीं गया। सुनिए। उसी तो तरीके से अगर कार्वा आप मैगजीन में उनको बता रहे बुला कि छापा सकते नहीं थे, गया। दूध का दूध, अगर पानी आपको का उसी पानी पे कर चर्चा सकते करनी थे। है बार तो बार आपके नेहरू रक्षा की युग मंत्री की जी उठ यादें, करके उसको इंटरवेन एमओ करते मथई हैं। और एक निजी रक्षा सचिव मंत्री जी थे, ने तो ऑपरेशन नेहरू सिंदूर के में भी देश से उनकी झूठ लिखी बोला हुई था। किताब को मैं मैं फिर ऑथेंटिक कहता मान हूं, लूं, और प्रधानमंत्री उनकी ने देश किताब से में झूठ इंदिरा बोला गांधी का जो कि चरित्र ना कोई बताया गया गया, है, ना कोई जो गया। निजी संबंध बताए फिंगर गए एट हैं, तक हम क्या मैं पेट्रोलिंग उसके करते बारे थे, में यहाँ फिंगर बात फोर करूं? तक रेस्ट्रिक्ट हो गए आप हैं। बताइए ना। आप बताएंगे देश नहीं को। नहीं, गलत बात मत करिए ना। आप फिंगर कार्वा एट तक मैगजीन के करते बारे थे, में कैसे गलत बात बात कर रहे हैं? है, जिसने जिम्मेदारी लिखी के है साथ वो कह रहा हूं। वो ठीक है, उसकी गौरव उपाध्याय जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रवि ले रहा प्रताप है। सिंह जी। आप लोग मत उसके ठीक है। नाम लेकर वही किसी काम का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार बता ने रहे हैं संसद किसी में की। किया, जो आज आप मेरे साथ कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल बोलने नहीं आपको- देंगे, क्योंकि आप आप लोग गलत बोलते बहस रहे, कर रहे मैंने हैं। चुपचाप सुना। आप एक किताब पे बहस कर रहे हैं मैं जिसके बोल रहा छपाई हूं, नहीं, तो सुनिए। प्रकाशन ही नहीं हुआ। और डिबेट की लोकसभा के मर्यादा बाहर ये को मुद्दे पालन उठाइए करिए। और अपने प्लेटफॉर्म पे उठाइए, लेकिन लोकसभा ठीक है। को रन करने के ठीक है, लिए गौरव देश की उपाध्याय जी। अर्थव्यवस्था मैं को आपसे चोट मत कह रहा गौरव हूं पहुंचाइए। कि उपाध्याय जी, आप ठीक है। धैर्य रवि का प्रताप परिचय सिंह जी, दें। क्या इसके अलावा, मैं बस आपसे ये जानकारी लेना चाह रही हूँ, क्या इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं बचा है क्या विपक्ष के पास? कोई दूसरा मुद्दा नहीं है देश में? हमारे पास बजट पेश सैकड़ों हुआ, मुद्दे हैं। बजट को लेकर आप सरकार को घेर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, जो आम आदमी की समझ से परे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को काउंटर कर सकते थे। रवि प्रताप सिंह जी, बेहद अच्छा मौका था विपक्ष के पास, वो आपने गंवा दिया। अदिति आप लगातार केवल एक अदिति किताब जो जी, अनपब्लिश्ड हमने है, गंवाया अप्रकाशित है, नहीं, अभी उसको तो लेकर विपक्ष हंगामा उनके बरपाता रहा, भाषण बरपाता की रहा। वानगी का शुरुआत ही था कि इन लोगों ने हल्ला करके उनको बोलने नहीं दिया मॉनसून और कहा सत्र कि के आप बाद नहीं बजट बोलेंगे सत्र भी तो मैं हंगामे की अखिलेश भेंट यादव चढ़ को जाएगा बुलाता क्या हूं। रवि प्रताप सिंह जी? अरे हंगामे की भेंट तो भाजपा वाले पूरा का पूरा सत्र इतिहास गवाह है, चढ़ाते रहे हैं। मैं वो नहीं कहता हूं, टैक्स पेयर के पैसे पे डिबेट होनी चाहिए, स्वस्थ परंपरा है डिबेट की, लेकिन ये पहली बार हुआ कि आपने एलओपी को बोलने नहीं दिया, और पहली बार हुआ कि जब आप एलओपी को तीसरी कतार में बैठाते हैं 26 जनवरी को, सदन में जहां पर्चे पे आपके फेंके स्टेट जा रहे हैं, मिनिस्टर ये बैठते हैं। कहां से स्वस्थ परंपरा है रवि प्रताप सिंह जी? सदन ये में आपकी स्वस्थ पार्टी के परंपरा लोग, नहीं है। आपकी पार्टी के सांसद पर्चे फेंक रहे हैं, ये स्वस्थ परंपरा है? प्रधानमंत्री पहली बार पर्चा फेंका की गया है। सीट के पास महिला सांसद पहुंच जा रही पहली है, बार ये स्वस्थ पर्चा, परंपरा है प्रधानमंत्री तो गिरने के आए ही लिए। नहीं थे, तो कहां से फेंका गया? प्रधानमंत्री क्या इस लोग- देश के प्रति जवाबदेह नहीं है? सदन के संविधान परिसर के के प्रति बाहर जवाबदेह गद्दार नहीं है? गद्दार जैसी प्रधानमंत्री टिप्पणियां जितने की बड़े जा बड़े रही पर्चा कोई नहीं हैं, फेंकेगा। गद्दार दोस्त जैसी टिप्पणियां की जा रही हैं, झूठ क्या ये बोलते स्वस्थ रहेंगे। परंपरा मानते हैं आप? बिल्कुल स्वस्थ परंपरा नहीं है, लेकिन जब आप हमको बोलने नहीं देंगे तो हम क्या आरती उतारेंगे आपकी? किसने बोलने से प्रधानमंत्री रोका? देश के लिए किसने अकाउंटेबल बोलने से है। रोका? आपकी पार्टी और विपक्षी सांसद लगातार हंगामा करते रहे। आपको कार्वा मैगजीन पे मैडम बोलने से अदिति रोका जी, गया था, कहा गया था कि किस ऑफिशियल किस रिकॉर्ड में अधिकार नहीं से आएगा। इन्होंने कहा कि आप नहीं तो बोल कोई भी सकते हैं? मुद्दा मैं ये उठाएंगे, कहना चाहता हूं बोलने कि की आजादी है, लेकिन उठा के आप देख एक लीजिए, अनपब्लिश देश को किताब दिखाइए। का मुद्दा उठा के जब बार बार बोलने का यही प्रयास कर रहे थे, लोकसभा तो अध्यक्ष अधिकारी ने कहते हैं कहा बिरला जी कि कि आप आप इस मैगजीन वर्णन पेपर को करके कोट कर कोई सकते भी यहाँ हैं, टिप्पणी और मत हमारे करिए। यहाँ तमाम ये सरकारें सदन बनी की और बिगड़ी है परंपरा पेपरों नहीं के है, ऊपर, ये सदन पेपर की की कटिंग कार्रवाई के में ऊपर, नहीं आर्टिकल लिखी के जाएगी। ऊपर, सदन और की एक कार्रवाई से जैन की आपके डायरी सारे थी, के सारे जो टिप्पणियां भी मिटा दी ऑथेंटिकेटेड जाएंगी। नहीं थी, उस पे इसके आडवाणी जी ने अलावा इस्तीफा लीडर दे ऑफ दिया था। अपोजिशन को कुछ भी आपने कहने देखा से था ना नहीं जैन की रोका डायरी गया। का, ठीक है, गौरव वो उपाध्याय कहीं जी। छपी नहीं थी, सिर्फ नाम आया था, और आडवाणी जी ने एक परंपरा का इस्तेमाल करते हुए इस्तीफा दे दिया। इन्हीं के भाजपा के थे। और निशिकांत दुबे जी पुस्तक लेके आ रहे हैं, अरे बलराज मधोक का भी पुस्तक लेके आ जाते, जिसमें उन्होंने वाजपेयी जी को कहा, आडवाणी जी की बहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, वो भी जरा कह देते। एक गवर्नर के पति ने जो मुख्य प्रधानमंत्री को इंगित करके चिट्ठी लिखा था, वो भी जरा दिखा देते। दिखाएंगे ना, एमओ मथई की किताब अभी पढ़ा के सुनाते हैं आपको। शी नाम का चैप्टर है, ठीक उसमें है। इंदिरा और उनके रवि- निजी रवि- संबंधों के बारे रवि में जी, जानकारी नहीं, दी है। गौरव जी, बताएं क्या? किताबों अरे पर मैं खोलूंगा किताबों पर तो जंग आप मत भागने छेड़िए, लगोगे यहाँ से। किताबों पर जैसे नई छपी जंग नहीं मत है। छेड़िए रवि मैं प्रताप उस सिंह मानसी जी। से देश की लेकर जनता के भारत का और- टैक्स पे ये नहीं जानना चाह रहा है कि किसकी किताब में क्या छपा है, वो ये जानना चाह रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, उनके जो टैक्स वो पे कर रहे हैं वो पैसा कहां जा रहा है। वो ये जानना चाह रहा है कि एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है, हेल्थ केयर सिस्टम का क्या हाल है। इस पर बात क्यों नहीं करते हैं आप सदन में? भारत का टैक्स पेयर ये जानना चाहता है कि आपने डील कर दिया, भारत के किसानों के हित को गिरवी रख दिया। भारत का टैक्स पेयर ये जानना चाहता है कि जिस अमेरिका से हम सरप्लस व्यापार करते थे, उस अमेरिका के पास हमने जब परमाणु परीक्षण किया था तब भी 3.31 लगाया था उसने एक्सपोर्ट ड्यूटी, और आज हमारे ऊपर वो 18% 50% लगा के कह रहा है।
हम जो लगाए थे उसको जीरो कर दिए। तो भारत का बाकी टैक्स देशों पे रेट ये भी कितना लगा जानना रहा है चाहता वो? है, तो चाइना पे अदिति जी सुन लीजिए आप। 34%, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, भारत का कंबोडिया पे टैक्स 20%, रेट ये बांग्लादेश पे ठीक है, 20%, ठीक है, गौरव पाकिस्तान, उपाध्याय जी। बांग्लादेश, पाकिस्तान को पंकज रस्तोगी 19%, जी। इंडिया पे सिर्फ ठीक है। 18 लगाया है मोदी ठीक जी है। के कहने पे। ठीक है गौरव उपाध्याय जी, रवि जी, पंकज अरे रस्तोगी जी। जीरो को 18 कर दिया, आप अपनी पीठ थपथपाइए। अरे कैसी आप बातें कर रहे हैं? राष्ट्रपति कौन था तब? अभी राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। किसने किस पे कितना लगाया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने सब पे अरे अलग अलग आपको देशों पे अलग पता अलग टैरिफ नहीं है, लगाया है। भारत सरकार आप जीरो किसी को लगाती थी और जीरो मतलब कर दिया, आप जो है और जब हमने पैदा 50 हुए को तब 18 तब किया। कोई और था। उपाध्याय जी, गौरव उपाध्याय जी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, हम ये मान के चल सकते हैं कि भाई 50 से 18 पर आ गए। इस पर आप पीठ अरे थपथपा मैडम, सकते 2 हैं महीना अपनी। पहले उसी नहीं, ने 50 इस पर- लगाया इस था, पर आप जीरो अपनी को पीठ 50 थपथपा किया। सकते हैं, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि बाकी कंट्रीज को, पाकिस्तान जैसी कंट्री को भी राहत दी है ट्रंप ने टैरिफ में। मुझे अपने देश में जो अरे हम हमको बाकी तो देशों विशेष के राहत मुकाबले चाहिए ना, ज्यादा हम तो लेकर यज्ञ आए कर रहे हैं, हम थे, उसके मित्र बारे थे में बात हमारे करेंगे। ट्रंप। हमने ईयू के साथ जो डील साइन करी, क्या ईयू ने आज तक किसी और देश के साथ इतनी बड़ी डील साइन करी है? हमने यूके के साथ एफटीए साइन किया, कांग्रेस नाक रगड़ते रगड़ते मर गई। 2004 से 10 साल के शासनकाल में नहीं अरे लेकर आ पाई, हम उपाध्याय लेकर जी, आए। ईयू पे हमने 3.3% ओमान, हम हम डील जीसीसी को के खत्म साथ किए डील हैं साइन करने और जा रहे 5% हैं। GST लेते हैं, क्या बात करते हैं 1970 में आप? जीसीसी बना है, पढ़ के आइए 1970 उपाध्याय से जी। आज 55 साल के ऊपर हो गए जीसीसी से डील साइन करने वाले। हम इकलौते राष्ट्र होने जा रहे हैं। ठीक आपको है। जानकारी होनी चाहिए ठीक है, देश क्या गौरव कर रहा उपाध्याय है। जी, मोदी डील जी पर के डील बाद साइन हो आपको रही है, जानकारी लेकिन- होनी चाहिए कि देश को लेकिन कर्जे देश में कहाँ डुबो जा दिया रहा है? आपने। भारत 180 लाख के लोग करोड़ ये आपने जानना कर्जा चाह लिया रहे हैं। उपाध्याय जी। पंकज रस्तोगी जी जवाब दे दीजिए इस बात का। क्या? ये जो हंगामा बरपा हुआ है, विपक्ष घेर रहा है ट्रेड डील को लेकर, नरवड़ी के खिताब को लेकर, इससे इतर क्या ये नहीं लगता कि सदन में जिन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती थी, की जानी चाहिए थी, वो नजर नहीं आए? देखिए, कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि हमेशा मुद्दों को भटकाना। जब बजट सत्र होता है या मानसून सत्र होता है या ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, हमेशा मुद्दों से भटकाने का काम करती है। और कांग्रेस का ये पुराना इतिहास रहा है। जिस समय मणिपुर के ऊपर सदन में डिस्कशन हो रहा था, प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तो पूरा सदन वॉकआउट कर गया था। तो ये लोग स्वस्थ मानसिकता के साथ कोई डिस्कशन में भाग नहीं लेते हैं और इस तरह का हंगामा करते हैं। और जिस तरह से मनोज नरवणे की किताब के ऊपर जिस तरह का राहुल गांधी का बता रहे हैं, तो सवाल इस बात का है, कोई भी सैन्य प्रमुख हो, रिटायर हो जाए या वर्तमान हो जाए, उसके बाद अगर वो कोई पुस्तक लिखता है तो बाकायदा ठीक है, पंकज रस्तोगी जी, मंत्रालय से हाँ। उसकी अनुमति लेनी होती, तभी वो मार्केट में किताब आ सकती है, पब्लिश हो सकती है, वितरित हो सकती है। 1962 की घटना थी। 1962 में हिडरसन ने एक किताब लिखी थी, उसको आज तक रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी, तो वो नहीं आई। और जो पुस्तक प्रकाशित है और उसके अंश अप्रासंगिक है, तो उसके ऊपर हंगामा करना, उसको लेके कोट करना, तो ये कहीं का भी न्याय संगत नहीं है। उसकी कोई प्रासंगिकता है नहीं उस पुस्तक की, कोई ठीक है मतलब नहीं। पंकज रस्तोगी जी, पुस्तक से इतर अगर बात कर ले भारत अमेरिका ट्रेड डील की ही, तो देश ये भी जानना चाह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष का ये दावा है कि इससे किसानों के हित को नुकसान पहुंचेगा, भारत ने समझौता कर लिया है डेयरी सेक्टर को भी। अमेरिका के भी मंत्रियों के तमाम बयान सामने आए हैं ऐसे, जिसमें वो बता रहे हैं कि भारत हमारे लिए एक बड़ा मार्केट बनने वाला है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। तो क्या इससे ये नहीं लगता कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ट्रेड डील में क्या कुछ समझौते जो हैं वो किए गए हैं दो देशों के बीच में, भारत का कितना हित? क्योंकि जब भी ऐसी डील होती है तो हित दोनों पक्षों का होता है, लेकिन किसका ज्यादा किसका कम? देखिए, एक बात है, समझ लीजिए कि देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसको स्पष्ट कर दिया कि डेयरी और कृषि प्रोडक्ट इससे बाहर रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। बकायदा संसद में उनका बयान, लोकसभा में उन्होंने बकायदा इस पे बयान देके स्पष्ट कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी नाच ना आगे आगन टेढ़ा, कांग्रेस के लोग हमेशा इस बात पे जबरदस्ती की बात करते हैं। और सीधी सी बात है, इस बात का ये कोई नहीं मतलब कहा नहीं। कि और बाहर दूसरी बात- रहेंगे, अरे ये सुन कहा लीजिए, कि किसानों और का दूसरी हित बात 18% कभी जो भी टैरिफ आया, उसको भी अनदेखा नहीं किया जाएगा। उसको धीरे आप धीरे गलत करके कोट मत करिए। जीरो ला देंगे, उस टैरिफ को भी जीरो कर देंगे। तो ये निश्चित मान के चलिए। और बहुत से ऐसे देश हैं जिन पर 35% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया, 37% लेकिन भारत ठीक है। का 18% का टैरिफ लगाया है। रवि वो भी प्रताप कई सिंह जी कुछ प्रकार की कहना चाह मीटिंग रहे के हैं, साथ, सुन एक लेते हैं। मिनट, रवि कई प्रकार की मीटिंग के बाद अदिति उसके जी, बाद मैं उसको ये किया। कहना और चाहता दूसरी हूँ बात ये समझ लीजिए, यूरोपीय कि यूनियन के साथ जो 27 देशों का हमारे समूह है, यहाँ उसके साथ जो घरेलू उसके बचत साथ था जो 13-14 agreement में, हुआ, वो और GDP इंग्लैंड का के साथ जिस तरह का agreement हुआ, 32.1% उसका था, उसी के जो कि परिणित 24-25 में घट करके 18.1% हो गया। टैरिफ को कम हम करना पड़ा। पिछले साल इसलिए निर्यात आप इसे किए इनकार हैं नहीं कर सकते। 37 लाख कांग्रेस के करोड़ लोगों का को आयात हर किए चीज हैं, में इस तरह की 61 दिखाई देती, करोड़ का। क्योंकि कांग्रेस के 24 लोग ठीक है पंकज दौड़िया- रस्तोगी जी, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं इसीलिए इस तरह की बात रवि करते प्रताप हैं, सिंह जी कोई को काम सुन नहीं, लेते हैं कांग्रेस के पंकज जी। लोगों ठीक है,
रवि प्रताप सिंह जी, बात कंप्लीट देखिए, करिए। निर्यात, अदिति जी, निर्यात हमने किया 37 लाख करोड़ का, आयात किया 61 लाख करोड़ का, 24 लाख करोड़ की डिस्पैरिटी थी। जो सकल घरेलू हमारी बचत थी 13-14 में, वो हमारी जीडीपी का 32.1% थी, जो 24-25 में घट करके 18.1% हो गई। आपने जो देखिए ये कहा कि 10 लाख करोड़ रुपया एक ही दिन में चला गया था, 1547 पॉइंट जब हमारा गिरा था। जो हमारा रुपया 29% गिर गया, 91 से ऊपर डॉलर पहुंच गया, आप उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी हमारी बात थी, जो हमारे इन्वेस्टर हैं उन्होंने विदेश में 14 बिलियन डॉलर की जगह पे अब 24 बिलियन डॉलर हो गया, और पिछले 2 साल से एफडीआई -63% हो गई, 4 महीने से नेगेटिव है। आपने ये बात नहीं कही, आपने जी राम जी की बात नहीं कही, आप सिर्फ बानगी दिखाते रहे और हम आपको बात करते रहे कि आपका बिल्कुल पिंक बजट था। प्रधानमंत्री तो आज कह रहे थे ना रवि प्रताप सिंह जी की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, हम अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए अदिति जी कि जब 2020 में 81.36 करोड़ लोगों को दिया जा रहा था राशन, आज भी 81.56 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, तो घटे या बढ़े? इसका जवाब मुझे आप दे दीजिए। और जो पॉवर्टी लाइन की रेखा से खींचे कि एक बार आपने उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर दे दिया, वो महिला भरा पाए, परिवार भरा पाए नहीं, परिवार निकल गया गरीबी रेखा से। क्या यही मापदंड है आपका? अगर 25 करोड़ निकले तो 2020 में 81.36 थे और 2025-26 में 81.58 करोड़ को आप राशन दे रहे हैं, तो निकले कहां से? ठीक है, आज भी अफ्रीकी कंट्रियों से ज्यादा, आधे से ज्यादा 60% लोग जीवन जी रहे हैं हमारे यहाँ, और आप कह रहे हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था गए। अरे भाई, जापान को पीछे छोड़ दिए आप। पर कैपिटा इनकम में अदिति जी हम 140वें नंबर पे हैं, पर कैपिटा इनकम में 140वें नंबर पे हैं। ठीक है रवि प्रताप जी, बेहद अहम मुद्दे आप रख रहे हैं, और अच्छा होता अगर ये मुद्दे आपकी पार्टी के नेता सदन में रख रहे होते, पूरा देश सुन रहा होता। देखिए, पहली बात समझ लीजिए अदिति जी, अब बात ये हो गया कि बेवफा की महफिल में दिल की बात क्या कहिए, खैरियत इसी में है कि खुद को बेवफा कहिए। चलिए ठीक है, देखिए पहली बात समझ लीजिए, इस बार का बजट 53.46 करोड़ का था, जिसमें 37 करोड़ का राजस्व आया और उसके बाद 16 कुछ करोड़ का राजस्व का घाटा हुआ, तो 4.4 करोड़ का राजकोषीय घाटा था। राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा पहले से कम हुआ है, और खुदरा महंगाई दर भी 4.3% रह गई। तो सवाल इस बात का है, जीडीपी जिस तरह से 7.3 की गति से आगे बढ़ रही है और देश एक विकासशील देशों की श्रेणी में आ चुका है, आज जिस तरह से भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आगे आने वाले दिनों में वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो कहीं ये प्रधानमंत्री मोदी के विजन को प्रदर्शित करता है। और रहा सवाल गरीबी का, जिंदगी भर कांग्रेस ने 60 साल शासन में किया, हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी से किसी को बाहर नहीं कर पाए। आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और सवाल इस बात का है, रहा सवाल डॉलर की बात आप कर रहे थे, 47 में देश के आजाद होने के बाद 1 रुपए के बराबर 1 डॉलर था, तो 60 साल में डॉलर को ऊपर ले जाने का काम भी किसने किया? आपने किया है, आप उसको इनकार नहीं कर सकते, ये बाकायदा आंकड़े हैं। तो इसलिए इस तरह की बात करना, खाली भ्रमित करना और भ्रम का जाल फैला के रुपया कमजोर हो रहा है, इसके पीछे नहीं पंकज रस्तोगी जी, रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, इसमें भी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है क्या? रुपया देखिए, किसी विकासशील देश की अर्थव्यवस्था अगर बढ़ रही है, निश्चित रूप से अगर आदमी आज देखिए, अगर आप लोन लेके तमाम चीजों के डी इन्वेस्टमेंट करके, तमाम चीजों का इन्वेस्टमेंट करके अगर आप उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके सार्थक परिणाम लंबे दौर पे आएंगे। और कांग्रेस ने 11वीं अर्थव्यवस्था पे 2014 में दिया था, और आज जो है चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये कम बड़ी बात नहीं है कि देश के संसाधन, और जिस तरह से देश में अभी देखिए गुजरात में अडानी जो है वो हेलीकॉप्टर भी बनाने जा रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर्स थे वो बाहर बनते थे, वो भी इंडिया में बनेंगे। और ब्रह्मोस मिसाइल ने आज डंका बजा रखा है, और इस बार के बजट में 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ रक्षा को दिए गए। अभी हमने 36 राफेल खरीदे थे, अब 114 राफेल और खरीदेंगे। तो ये सब इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारत एक विश्व की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। और जिस तरह से मुझे आप एक शब्द बता दीजिए कि क्या हमारी इकोनॉमी से कर्ज ज्यादा है या कम है आज की तारीख में? भारत बता दीजिए, घुटने टेक दिया और
हमारी पूरी जीडीपी से कर्ज का अनुपात ज्यादा है आपका व्यवहार और कुछ नहीं। वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो कहीं न कहीं पंकज उससे रस्तोगी जी, डोनाल्ड ट्रंप जुड़े तो हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने ट्वीट में ये भी कहा था, जो उन्होंने पोस्ट किया था उसमें ये भी लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिक्वेस्ट किया था उनसे, रिक्वेस्ट शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, किस चीज के लिए? ये जो डील साइन हुई है भारत और देखिए, अमेरिका के बीच। ये इस तरह का कहीं वो नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का ही परिणाम है कि आज जो है क्या इस तरह की बात कर रहे हैं प्रभु? और वो सुनिए चल रहा है पहले, उनके ऊपर प्रधानमंत्री सोशल जिस मीडिया तरह पे, से- उनके ट्विटर जिस हैंडल तरह पे। से डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते रहे कि आप जो है रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन भारत ने 40% तेल वहां से रशिया से खरीदा और आज भी जो है रशिया से तेल भारत कर रहे थे। अब भले ट्रंप से ये डील हो गई है 18% की टैरिफ की। अदिति जी, उसके पंकज बावजूद भी रस्तोगी जी भारत के आगे लिखिए नहीं है प्रवक्ता कि भाजपा। वो कहीं से भी तेल खरीदे और रूस का ये भी वरिष्ठ बयान आ पत्रकार गया। रवि- उसने कह ठीक दिया है, कि भारत कहीं से भाजपा। तेल ठीक है, खरीदने पंकज से स्वतंत्र रस्तोगी है। जी, तो रवि जहां प्रताप उसको सिंह जी। सस्ता तेल मिलेगा क्रूड ऑयल वहां हाँ, से खरीदेगा। ठीक तो है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बोलिए रवि प्रताप जी। मैं ये कह रहा हूं अदिति जी हाँ। कि ट्रंप ने जिस डील का घोषणा भारत के प्रधानमंत्री, भारत के कृषि मंत्री या भारत के वाणिज्य मंत्री कर सकते थे, उसकी घोषणा अमेरिका कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं जिस जवाब दे रहा हूं। ऑपरेशन अब मैं सिंदूर की जवाब दे घोषणा दूं। हम कर सकते थे, वो भैया, ट्रंप अब किया आप रुकिए, 70 मैं बार जवाब किया। दे टैरिफ देता हूं। अमेरिका ट्रंप ने ने ये लगाया कहा तो घोषणा कि अमेरिका ने प्रधानमंत्री कर दी, मोदी तो के किस बात का निर्देश वेट ने कर किया। हो रहा है? ठीक है, गौरव उपाध्याय जी जवाब दे रहे हैं इस बात देखिए, अब का। आपके बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए, एक करके सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है? आपको बहुत सारी चीजें जानकारी, रुपये के बारे में जानकारी चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन जो आपके हैं वो 2 टैंक 3 टैंक अंदर आ गए, उनके बारे में उनको जानकारी चाहिए, सबकी जानकारी भी मैं दे रहा हूं। पहली बात तो जो राहुल गांधी हैं, उस नेता विपक्ष को ये समझना चाहिए कि इतिहास में उनके बाबा जी ने क्या किया था। 1962 में इसी लोकसभा के सदन में उनके बाबा आपका नेहरू जी ने खड़े होकर साफ साफ कहा था कि लद्दाख एक बंजर भूमि है, मतलब उस समय कब्जा हो गया तो देश उनसे सवाल पूछ रहा था। कब्जे की बात कर रहा हूं, जो आज अक्साई चीन के नाम से जगह जानी जाती है, उस इतने 1000 किलोमीटर के एरिया पे जब कब्जा हो गया तो नेहरू आके सदन में ये नहीं कह रहे कि हमसे गलती हुई, हम रोक नहीं पाए। वो कह रहे हैं कि वो बंजर भूमि थी, उस पर कुछ उगता नहीं, इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी का परिणाम है कि सीपेक बॉर्डर जो चाइना के साथ चाइना पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं, वो हमारे को ऊपर से प्रॉब्लम देगा। हमारी देश की जो सुरक्षा है, सुरक्षा व्यवस्था को सबसे पहले हारने वाले नेहरू थे। दूसरी बात, जो कायर इंदिरा गांधी, में उनके इतिहास बता देता हूं। आप डॉलर की बात कर रहे हैं, भाई साहब ने कहा 1 रुपया बराबर $1 था। मैं और इतिहास सही से बता देता हूं। रुपये का इतिहास ये था कि अंग्रेजों ने 2026 में बैठ के आप नेहरू और इंदिरा का इतिहास नहीं, बता रहे मुझे हैं। बताना पड़ेगा ना डॉलर कहां से कहां चला गया। भाई हमारा रुपया खाली भारत में नहीं चलता था, वो पड़ोसी देशों के साथ साथ ईस्ट अफ्रीका तक चलता था, गल्फ में चलता था, उसको यानी गल्फ आज रुपया अगर बोलते कुछ थे। खामी हो रही है तो उसका ठीकरा नेहरू और इंदिरा बिल्कुल पर। बताना पड़ेगा हमारा रुपया कहां गिरा, पहले वहां से जानना पड़ेगा ना भाई। ₹2.76 ये डॉलर का वैल्यू था। मतलब इंदिरा गांधी ने वहां सरेंडर कर दिया, बाहर के प्रेशर पे दबाव में आके अमेरिका के, उन्होंने रुपये को डी डॉलराइज करके डिवैल्यू कर दिया और रुपये का मूल्य कर दिया 4.76 प्रति डॉलर का। उसके बाद जब यही चीज घटना भाई गल्फ में पता चला कि भाई इस तरीके से हमारा पैसा डिवैल्यू हो गया, तो कौन अपना, सभी लोगों ने अपने हाथ पैर खींच लिए। गल्फ ने पहली बार अपना रुपया, अपनी करेंसी लॉन्च करी, सारे गल्फ के नेशन ने। पहले सिर्फ इंडिया का रुपया चलता था, तो वहां की शुरुआत आपका ये गांधी परिवार ने करी थी। अब ये होगी रुपये की बात। दूसरी होगी लद्दाख में, जो नेहरू बार बार गांधी जी कह रहे हैं, आपका राहुल गांधी की भाई 3 टैंक चले आए, तो मैं तो बता दूं कि इतिहास में हजारों किलोमीटर की भूमि युद्ध में नहीं हारी गई थी, उससे पहले ही हार चुके थे। ये नेहरू थे जो उन्होंने सदन में बताया था कि भाई वो निर्जन भूमि है, उनको भूमि की जरूरत नहीं। अब आपकी बात कर लेते हैं डील की। पहली बात तो डील अभी भी निगोशिएशन की स्टेज पे है। अगर जिस व्यक्ति ने टैरिफ लगाया है वो है ट्रंप, ट्रंप अपनी गलती कोई करेगा तो सुधारेगा वही ना, ये मोदी जी हैं। उन्होंने उनके मुंह से ही कहलवाया कि डील हमने बनाई, ये साइन करी। अभी तक डील साइन नहीं हुई है। जब तक 2 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन नहीं होगा, दोनों देश के मंत्री अपने आपस में डॉक्यूमेंट एक्सचेंज नहीं करेंगे, तब तक डील मानी नहीं जाएगी। उस डील में ना तो नेगोशिएशन का पार्ट राहुल गांधी थे ना कांग्रेस थी। उसको कैसे पता उस डील में क्या क्या है? पीयूष गोयल को आप लोगों ने बोलने नहीं दिया। पीयूष गोयल ने मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको। अगर डील साइन ही नहीं हुई है तो हम खुशी किस बात की मना रहे हैं? देखिए, सेलिब्रेशन पहली बात किस तो क्या बात का होता हो है रहा कि- है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन, माला पहनाना, वो सब क्या था? वो इसलिए था कि जब सामने से जिस व्यक्ति ने आप पे ट्वीट लगाया, मतलब ट्वीट करके एक लगा दिया कि भाई आज से आपके ऊपर 25% पेनाल्टी लगेगी रशिया से क्रूड खरीदने पे, रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पे 16% लगा दिया। 3% जो जब उसने ऑफिस अज्यूम किया था तब 3% इंडिया पे टैरिफ था। वो एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी चीजों पे कहीं ज्यादा लगता था। वो 3 से 9 के 9 से 9 प्लस क्या 16 हमने 25 हुआ। केवल
हमने क्या केवल अमेरिकी राष्ट्रपति देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के एक पोस्ट पर यकीन कर लिया? नहीं, क्या अमेरिका नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट पर ये हम वही यकीन कर ट्रंप सकते है हैं? जो ट्रंप पिछले पर 10 भरोसा कर महीने सकते से हैं? पूरे बाकी के विश्व भर के 180 देशों को धमका के अपनी शर्तों पे मनवा के ट्वीट कर करके और बराबर से अपने एक वीडियो बना के जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देशों को डरा के, जबकि जापान जैसा देश की बात कर रहा हूं, कोरिया जैसा देश जो अपना पूरा डेलीगेशन भेज दिया था कि भाई हम आपकी शर्तों पे करने को तैयार है, हमारे लिए टैरिफ कम कर दी। क्या भारत से कोई गया डेलीगेशन वहां पे हाथ पैर जोड़ के इधर हमारे साथ नेगोशिएशन कर लीजिए? नरेंद्र मोदी को बार बार ट्रंप ने, उनके मार्को रूबियो ने, सर्जियो गॉर्ज एम्बेसडर, उन्होंने बार बार कहा कि मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। मतलब भारत अपनी शर्तों पर अपनी बात मनवाएगा। ये नेहरू गांधी वाला कमजोर भारत नहीं है। हम देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। आप बात करते हैं कि हमने रुपया खो दिया। अरे आप ये देखिए, जो अर्थव्यवस्था बन रही है तो बाकी देशों का हाल क्या है? बाकी देश डिप्रेशन में जा रहे हैं, बाकी देशों की सकल घरेलू व्यवस्था गिर रही है। हमको इलॉन मस्क ने कह दिया कि पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसमें हमारा परसेंटेज कितना है पता है आपको? 17%। 17% योगदान हो गया, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा है। आप लोग उन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं जिनपे बाहर, मतलब कहने का ये है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। आप लोग वो नाराज फूफा हैं जिसका कितना भी अच्छा कर दो देश के लिए, लेकिन वो देश को गुमराह कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी झुक गए भारत के सामने, बिल्कुल झुक गए। विपक्षी दल समझने को तैयार नहीं है। पिछले 10 महीने में हमने कितनी डील साइन करी? 5। यूनाइटेड किंगडम के साथ देश, मतलब जो आपका कांग्रेस है, पिछले 10 सालों में 2004 से आप उसका इतिहास उठा के देखिए, नेगोशिएशन की टेबल पे बैठे थे पर डील नहीं साइन करा पा रहे थे। हमने वो एफटीए साइन किया यूके के साथ। अब एफटीए साइन होने के बाद हमारे देश को कितना लाभ होगा ये भी आपको, जीडीपी जब हमारी बढ़ेगी, आयात हमारा बिल्कुल गौरव घटेगा, उपाध्याय जी, सबसे निर्यात अहम बढ़ेगा, बात तो तब यही देखिएगा। है हमने कि ओमान वो के साथ साइन करी। टैंजिबल फॉर्म में नजर आना चाहिए जो कुछ दावे किए जा रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स जो हमारे को मैं बताना चाहूंगा, जो चाइना से पूरा देश, चाहे वो अमेरिका भी हो, वो भी गिड़गिड़ा रहा है चाइना के आगे। लेकिन हमने क्या किया? हमने, निर्मला सीतारमण जी ने भाषण में कहा, उसके ऊपर आपको बात ही नहीं करी। हम अपने देश में रेयर अर्थ मिनरल का एक कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। तमिलनाडु का जो क्षेत्र है और बाकी के राज्य मिला के रेयर अर्थ, हम अपनी डिपेंडेंसी कम करने जा रहे हैं। हम एक छोटे छोटे अफ्रीकन देशों के साथ हमने संधियां साइन करी हैं, उनके माध्यम से अब हम रेयर अर्थ मिनरल्स लेकर आएंगे। आप देश कहां जा रहा है उसके बारे में चर्चा करने के लिए लोकसभा है, राज्यसभा है, लेकिन आप वहां पे सिर्फ देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, देश के अर्थव्यवस्था ठीक है, को रवि चोट पहुंचा प्रताप रहे सिंह हैं। जी, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आप भ्रमित कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, ऐसा है क्या? आदिति जी, मैं अपने भाई को बताना चाहूंगा कि जब हमको देश मिला था 1947 में, जो अंतरिम बजट था वो 217 करोड़ का था, और 217 करोड़ के बजट में हमने आईआईटी, आईआईएम, डैम, गेल, सेल, बेल, इसरो, ये सब बनाया। एटॉमिक एनर्जी भी बनाई। आप इन सबको बेच रहे हैं। आप 12 साल में बता दें आपने बनाया क्या? मैं आज से प्रवक्ता पद छोड़ दूंगा अगर आप बताएंगे कि आपने क्या बनाया पीएसयू। दूसरी बात, आप अभी कह रहे थे 56 रुपया में डॉलर हमने आपको दी थी, 90 रुपए आप कर लिए, और आप कहते थे कि जितनी मुद्रा रुपया की दाम गिरता है उतनी देश की साख गिरती है। कहां चली गई साख? हम विदेशों से आने वाली गाड़ी पे 100% टैरिफ लेते थे, आप टेस्ला को फ्री कर दिए 0% पे। अभी आप एलन मस्क की बात कर रहे थे। अरे और जो आप अभी बात कर रहे थे, ट्रंप के पिछले मैं कार्यकाल बीच में में वो नहीं नाक बोला, रगड़ता बीच मर में गया। बोला तो हार्ले आपको बोलने नहीं डेविडसन को दूंगा। इंडिया में आने नहीं दिया। डिबेट में हार्ले आपको डेविडसन एक वापस शब्द अपने नहीं व्यापार बोला, समेट के अगर ले बीच में गया। बोला तो ये मैं मोदी जी सुनता थे। रहा। आपके मन की बात सुनने नहीं आया हूं। आपको सुनना पड़ेगा। ट्वीट करके यही कह काम रहा आपने है संसद कि में हार्ले किया, डेविडसन को हमारे अलाउ कर लोगों दो। को नहीं बोलने हमने दिया, आने नहीं और दिया यही भैया। आपकी मोनोपोली आज यहाँ टेस्ला चल की रही है स्थिति कि आपको आप पता ही विपक्ष नहीं को है। बोलने नहीं देते स्टारलिंक, हो। आपको मिर्ची लग स्टारलिंक जाती के भी है, हमने ग्रेड सब 1 सुनना नहीं को चाहते हैं आप। मना कर दिया। हम अलाउ नहीं कर रहे स्टारलिंक अरे को भी। मुख्यमंत्री अरे आप कैसी रहते बातें कर रहे हैं? 12 टेस्ला को साल 0% पे चाइना लेकर की आए। गोद में बैठने वाले, आप पहले शी देखिए जिनपिंग के साथ 30,000 झूला यूनिट, झूलने वाले 40,000 प्रधानमंत्री यूनिट उनके हमने एक कैपिंग तरह लगा से रखी जादू है। से आप बात करते हैं कि टैक्सेशन नहीं? कम किया गया है, ठीक जीरो है। नहीं किया गया है। पहली बात आप अपने फैक्ट ठीक है, चेक गौरव उपाध्याय करिए। जी, रवि प्रताप सिंह जी, आप बीच में मत पंकज बोलिए वरना एक शब्द आपको नहीं बोलने दूंगा। आप झूठे फैक्ट रख के देश को ठीक है, गुमराह मत नहीं, करिए। गौरव टेस्ला उपाध्याय 0% पे जी, नहीं है यहाँ गौरव पे। उपाध्याय जी। चैलेंज के साथ कहता ठीक है, हूं, रवि प्रताप सिंह कोई जी, फैक्ट मैंने जल्दी गलत से नहीं बात कहा। कंप्लीट करिए गलत अपनी। है तो बताइए आप। गौरव उपाध्याय जी, इंटरप्ट मत करिए बीच में। रवि प्रताप सिंह जी, बात कंप्लीट करिए अपनी। मैं ये कह रहा हूं कि जब 217 करोड़ की जीडीपी हमको मिली थी, तब हमने गेल, आईआईटी, आईआईएम, इसरो, डैम, एचएएल सब कुछ बनाया। इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। 56 रुपया हमने डॉलर दिया, 90 इन्होंने कर दिया। कह रहे थे कि रसिया से तेल खरीद रहे हैं। अरे वेनेजुएला से $16 एक्स्ट्रा पे आप तेल खरीदेंगे। 30 लाख करोड़ रुपया हमने 2020 से और रसिया और
यूक्रेन के युद्ध में बचाया है तेल खरीद के रिफाइन रवि करके। प्रताप सिंह जी, और क्या आप ट्रम्प के आगे घुटने टेक क्या रहे हैं। सरकार ने ये माना है, क्या देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने ये स्वीकार किया है कि वो वेनेजुला से तेल खरीदने जा रही है? अरे जब ट्रंप कह रहे हैं कि खरीदने जा रही है, और आप देख लीजिए डाटा आपको उठा ट्रंप की के बातों पर ज्यादा कि यकीन पिछले है क्या? 3 महीने ट्रंप- में 20% ट्रंप क्या- हमने तेल की ट्रंप क्या खरीदारी भरोसे के कम लायक कर है दी। क्या? ट्रंप भरोसे के लायक है क्या रवि प्रताप सिंह जी? अदिति जी, पिछले 3 महीने में हमने रसिया से 22% तेल कम खरीदा है। एक आपका डेटा कहता है, चला दीजिए, मैं तो नहीं कह रहा हूं, सरकार का डेटा कह रहा है। रशिया का खुद बयान सामने आया कि अभी भारत से ऐसी कोई डील नहीं हुई है कि वो हमसे तेल परचेज नहीं करेगा। मैडम 22% उस पर तेल कम यकीन खरीदा नहीं है पिछले आपको? 3 महीने में हमने। सिंस अक्टूबर वी हैव परचेज लेस देन 22% ऑफ द क्रूड ऑयल फ्रॉम रसिया। अब आप बात समझिए, अब मुझे बोलने का अवसर दे दीजिए। देखिए रवि प्रताप सिंह जी, पहली बात आप समझिए, रशिया से तेल खरीदना किसने शुरू किया? मोदी ने, 56 इंच छाती वाले ने। जब सबके ऊपर सैंक्शन लग गए थे, ईरान से तेल खरीदा किसने किया? 56 इंच की छाती ने। किस शर्तों पे? रुपये में पेमेंट करेंगे, किसी डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे। अब तीसरी बात आपको समझा दूं, रशिया ने जब सभी उसको बायर्स मिल गए, नॉर्थ कोरिया, चाइना, तो उसने अपने तेल के दाम बढ़ा दिए थे। इंटरनेशनल मार्केट से वो कम दे रहा है, लेकिन बाकी जो इतने कम दाम No, में दे no, रहा था, वो और you किसी have telling a अब lie. बोलें दीजिए, अब Russia बोलें दीजिए। is not आपके फैक्ट increased अभी their तक price सारे of clear crude कर oil. दे रहा हूं। रशिया से तेल ना खरीदने का परिणाम ये हुआ है कि रशिया से प्रॉपर पुतिन ने प्रॉपर ट्वीट करके कहा कि हम सिर्फ भारत के लिए $10 कम तेल देंगे, जिस दिन वेनेजुएला का राष्ट्रपति उठा लिया गया था। आप घटनाक्रम को समझिए, जियोपॉलिटिक्स को पढ़िए कि ये $10 जियोपॉलिटिक्स को वहां पढ़िए और देश को गुमराह करना बंद करिए। तेल जहां से सच को मिलेगा स्वीकारिए, वहां से लेंगे। सच को आप लोग स्वीकारते नहीं हैं। टैंकर की कॉस्ट, कालिक इंश्योरेंस की पोतते कॉस्ट, लोग तो धूल बहुत सारी झोंकते हैं, कॉस्ट आप लोगों शामिल की होती आंखों है, में मिर्ची वो झोंक करके रहे हैं। लेंगे। देश अगर हम को अमेरिका से गुमराह तेल कर लेंगे रहे हो, या देशवासियों वेनेजुएला से की लेंगे, आंखों में सस्ते के मिर्ची साथ-साथ झोंक रहे हैं आप लोग। हमको जियोपॉलिटिक्स को भी देखना चाहिए। आप जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे पता है कांग्रेस ने कैसे घुटने टेक दिए थे। ठीक है कांग्रेस का इतिहास- पंकज रस्तोगी जी, किसने किसके सामने घुटने टेके? इससे इतर देश की अर्थव्यवस्था की अगर बात कर लें, कांग्रेस पार्टी का अलग दावा है। कांग्रेस के काल में भी ये नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली थी, क्योंकि उस वक्त की परिस्थितियां कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। 10 लाख करोड़ का बॉन्ड छोड़ के गए थे। मैं एक बात याद दिला दूं, वो ऑयल बॉन्ड थे जिसको सब्सिडी के नाम पे देश को बेचा गया, और ब्याज आज झूठ बोल रहे हैं। 1,26,000 करोड़ रुपए हमने दिया था ऑयल बॉन्ड, और 30 लाख करोड़ रुपया आपने कमाया एक्साइज पे, और देश को गुमराह किया। एक एक पैसा जो बढ़ा रहे थे, आपने कहा कि कंपनियां तेल का दाम निर्धारित करती हैं। आज भी क्रूड ऑयल में 55 रुपए के आसपास में आ रहा है, आप 90 रुपए बेच रहे हैं। तमाम झूठ बोल रहे हैं आप। रहे हैं, लेकिन संसद में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा से लेकर लोकसभा में विपक्षी सांसद क्यों खामोश हो जाते हैं, केवल हंगामा करते नजर आते हैं? देखिए, ये सारे मुद्दे वहां पर उठाने चाहिए थे ना। अदिति जी, 1,26,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड हम इनको दिए थे, पार्लियामेंट इसीलिए और बनी है। 30 लाख करोड़ रुपए का फ्रॉम कोविड इन्होंने एक्साइज वसूला, जान लीजिए। और अभी भी देश को कहते थे कि हमारा कोई इस पे नियंत्रण नहीं है, कंपनियां तेल का दाम निर्धारित करती हैं। और 2022 से आज तक तेल का एक भी रुपया नहीं है दाम घटाए। 55 रुपए का तेल आज देश के वासी 94 रुपए से लेके 110 रुपया खरीद रहे हैं। ये जान लीजिए, 30 लाख करोड़ इन्होंने कमाया। कब तक झूठ बोलोगे 1,26,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड का? कितना दिन तक? लौटूंगी आपके पास, मौका दूंगी भरपूर। पंकज रस्तोगी, जो देखिए, एक बात तय समझ लीजिए, कांग्रेस के 2004 से 14 के शासनकाल में ऐसी क्या परिस्थिति रही कि भारत के 1,80,000 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए। और जिस तरह से आपने डेटा बताना बंद कर दिया, जिस तरह से आप पहली बार डेटा बताना बंद कर दिया कि हम मौतों का आंकड़ा जारी नहीं करेंगे। बताइए, दिल है तो डरे हुए हैं आप। 60% आंकड़ा क्रॉस कर गया है, 700 किसान मर गए, आज में सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं। तो ये सब क्या चीज थी कि आप अपने अडानी के गोद में बैठ करके 3 कानून लाए थे, और फिर देश से माफी मांग के उसका पलटे? कि वो भारत को 5% शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। गौरव उपाध्याय जी, देश से इस प्रधानमंत्री ने माफी मांग के कानून वापस किया, 720 किसान मरे, और आज भी एमएसपी के ऊपर सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं। 2014 से लेके आज 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी सदन में इस तरह की
स्वस्थ मानसिकता के साथ डिस्कशन नहीं किया। उनको हर चीजों में केंद्र सरकार की सारी नीतियों में खामियां नजर आती हैं। अरे ऐसी आपको कोई नीति तो नहीं है सारे जिसमें आपको समस्याओं का खामियां आज नजर आए। प्रधानमंत्री कह क्योंकि रहे आपको थे, हमेशा हर इतना चीजों बड़ा में खामियां हृदय नजर नेहरू आती का हैं। था कि वो कह रहे थे कि 35 करोड़ आप तार्किक समस्याएं ढंग से हैं उसको और काटने उसको की मैनिपुलेट व्यवस्था करके नहीं करते, प्रधानमंत्री जी कोई कहते हैं कि सुझाव नहीं उनकी देते हैं। नजर में हमेशा सारे इस तरह से देशवासी चाहे वो मुद्रा योजना हो, समस्या बन गए। आत्मनिर्भर बनाने कितना की बड़ा योजना, हृदय आपके इंदिरा साथ गांधी का था कि आपका कह रही थी हमेशा कि इस तरह हमारे का पास रहा है। 57 आज करोड़ आप समस्याएं देखिए, देश का हैं। आपके युवा, प्रधानमंत्री जी सुनिए, कहते हैं कि सारे लोग समस्या MSME लगते हैं, MSME सेक्टर देश हो, के चाहे- नागरिक आपको चाहे समस्या मुद्रा लगते लोन हो, हैं। जिस तरह से 37,000 करोड़ का आत्मनिर्भर बनने की अडानी ओर अग्रसर हुआ है, 8,17,000 करोड़ का बना दिया प्रधानमंत्री मोदी केवल ने जिस फॉर्चून तरह बना से के। पहले पिछले बजट में 10 लाख की व्यवस्था थी, वो 2025 के बजट में उसको 20 लाख कर दिया कि 8 से 9% इंटरेस्ट पे विदाउट कोलेट्रल सबको लोन मिलेगा और वो आत्मनिर्भर भारत के तहत सबको रोजगार देंगे। और दूसरी चीज, अरे लोन ले अरे रहे सुनिए हैं, पहले, 80,000 करोड़ ले और लिया, दूसरी रेल बात, बांटी है पूरे देश में। 2013 लोन पे जिंदा रखी, आप कहते हैं परिणाम करते हो वेतन दिए। 17 रवि करोड़। प्रताप सिंह जी, अरे सुनिए पहले, सुन लीजिए, पंकज जी क्या बोल रहे हैं। 2014 के बाद 17 करोड़ ईपीएफ अकाउंट्स खुले। ईपीएफ अकाउंट किसमें खुलते हैं? पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और तमाम फर्मों के जिसमें 10 आदमी ज्यादा होते हैं, जिनको पीएफ एप्लीकेबल होता है, उसके ऊपर एक खाते खुलते हैं। तो इसका मतलब है कि 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिले, इसीलिए वो पीएफ अकाउंट खुले, ईपीएफ अकाउंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या। तो इस बात का परिचायक है। 17 करोड़ लोगों को नौकरी दे दिया आपने। 17 करोड़ खाता खुला, अदिति सीधी जी सी बात पूछिए है। जरा, ये और कह रहे मुद्रा हैं लोन खुल में गया करोड़ों, खाते। मुद्रा लोन में ठीक है, करोड़ों ठीक है, रुपए पंकज के लोन बने, रस्तोगी, उसमें ठीक है, लोगों रवि को प्रताप नौकरी सिंह नहीं जी। मिली तो क्या मिली? रवि प्रताप सिंह जी, इसलिए इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस सिर्फ भरमाने का काम करती है, जनता को भ्रमित करने का काम करती है और इसके पास और कोई एजेंडा नहीं है। उसी के लिए कांग्रेस का पराभव होता जा रहा है और 4 राज्यों के आगामी आने वाले दिनों में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। कांग्रेस के पास कोई नहीं, एजेंडा नहीं है। दूसरी ठीक है, बात, जिस तरह से समय की कमी है, बेअंत सिंह पंकज के रस्तोगी पौत्र जी। को आप गद्दार हाँ। कहते हैं, केंद्रीय मंत्री को 10 आप सेकंड, गद्दार 30 कहते हैं, सेकंड क्योंकि अदिति जी, 30 आपकी सेकंड। पार्टी को छोड़कर वो बीजेपी एनडीए के साथ हो गया। तो इसलिए आपका ये कृत्य ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप कितनी ओछी मानसिकता से ग्रस्त है, इसीलिए इस तरह का आप उसके ऊपर अनर्गल प्रलाप करते हैं। रवि प्रताप सिंह जी, जल्दी से फाइनल कमेंट दे दीजिए। मैं ये कहता हूं कि हमारी नीतियों को अगर जनता ने पसंद नहीं किया तो हम विपक्ष में बैठे हैं, चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। आपको जनता ने विश्वास करके गद्दी पे बिठाया है तो देश की जनता की आंखों में मिर्ची मत झोंकिए। देश को बताइए किसानों का डील आपने क्या किया, 180 लाख करोड़ कर्जा लेके क्या किया आपने, पीएसयू कंपनियों को क्यों बेच रहे हैं, क्यों अडानी को बचा रहे हैं। 37,000 करोड़ का मालिक 8,17,000 करोड़ का मालिक बन गया, ये देश को बताइए। कुछ एब्सटीन फाइल के बारे में भी बताइए। आप देश को गुमराह कब तक करेंगे? आपके साथ हम तो विपक्ष में हैं, आपको बोलिए। सरकार हरदीप भरोसा सिंह पुरी के करके बारे कब में 2 करोड़ जब नौकरी कमेंट देंगे? किया, कब प्रियंका 15 गांधी लाख वाड्रा खाते में आ ने जाएंगे? लोकसभा में कब बोला 35 तो रुपया जैसे ही लीटर बोला डीजल पता चल पेट्रोल गया होगा, ये कि बताइए वहां आप। पे मेड इन इंडिया कब को MSP प्रमोट करने पूरी के कर लिए देंगे? मोदी जी की स्वामीनाथन बात ने हरदीप सिंह 30+ पुरी कर ने देंगे। करी है। आप वो ये मेल तो में बताते लिखा नहीं है, हैं। वो कौन बताएगा? आपके झूठ बोलने कांग्रेस की पराकाष्ठा बाकी हो चीजें चुकी है। छुपा लेती है, इसलिए खाली नाम आप आएगा कम तो से कम डाल देश देती की है। जनता को वीडियो गुमराह देखिए, मत फोटो करिए, देखिए, मेल सच देखिए। का सामना करिए और बड़ा हृदय दिखाइए, 56 इंच की छाती वाला, और देश की समस्याओं का समाधान करिए। ठीक है, मैं ठीक है रवि प्रताप सिंह जी, देश की समस्याओं का तो समाधान हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की समस्या का समाधान कब होगा, इसका भी उत्तर दे दीजिए जल्दी से। हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मनसा वाचा कर्मणा से तत्पर हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं, इसीलिए 44 से 100 पे पहुंच गए और 4127 विधायक हैं देश में, इनके को 21 हुई हैं। हमने इनको बैसाखी पे देश ला ने दिया बहुत 240 भरोसा पे। करके विपक्ष नेता चुना था, एलओपी बन जाए राहुल गांधी, ये देश का मन था, लेकिन एलओपी से जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हंगामा नहीं, सदन की कार्यवाही ठीक से चले, ये जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है रवि प्रताप सिंह जी, उतनी ही विपक्ष की भी होती है कार्यवाही, लेकिन बार बार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। कभी 2 मिनट के लिए, कभी 39 सेकंड के लिए कार्यवाही होती है, स्थगित कर दी जाती है क्योंकि हंगामा बरप जाता है। 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है, 13 गौरव उपाध्याय जी, की सरकार है, 7 ठीक है। राज्यों में एनडीए की सरकार है। जो कांग्रेस जल्दी से गौरव उपाध्याय जी फाइनल कमेंट दे दीजिए अपना। सारे राज्यों को जीत जाइए, जब देखिए, ईडी, मैं सीबीआई और रवि इनकम प्रताप टैक्स सिंह और के माध्यम चुनाव से आयोग आपके राहुल थैली गांधी में से बैठे एक हैं, तो आप निवेदन चुनाव करना हर जगह चाहता जीत हूं कि सकते रवि हैं। प्रताप सिंह जी राहुल गांधी से कहिए कि जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसे ही करें, और मैं चाहता हूं कि वो जो कर रहे हैं पूरी कांग्रेस आप मिलकर उनका साधुवाद समर्थन दीजिए करे, कि प्रधानमंत्री ताकि जो वो कर रहे ऐसे हैं, चुनाव करते हारते रहिए, रहे देखिए और उनके आने क्या वाले हो हर रहा है। चुनाव में भाजपा जीतती रहे, ऐसे देश ही की कहिए, सेवा करते करेंगे। रहें। हम सेवा के मनोभाव से लोकसभा में आए हैं। अगर मोदी जी को बोलने नहीं दिया गया तो किसी भाजपा के सांसद ने नहीं कहा
कि हम किसी को बोलने नहीं देंगे, सदन नहीं चलने देंगे। ठीक है। लेकिन ठीक राजकुमार है, गौरव उपाध्याय जी, रवि प्रताप सिंह जी, उस बहुत सबको तो शुक्रिया कहना आप सभी चाहेंगे खास मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, संसद का बजट सत्र जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद पर संबोधन दिया, वहीं दूसरी तरफ बीते कल लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था, लेकिन वो टल गया और देश के संसदीय इतिहास में ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री को बिना संबोधन दिए वहां नहीं पहुंच पाए प्रधानमंत्री और उन्हें खुद स्पीकर ने अनुरोध करके रोक लिया, क्योंकि उनको ये शंका थी कि विपक्ष के जो मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, कांग्रेस पार्टी के खास तौर से, वो कुछ प्लान कर रहे हैं। ये घटना अपने आप में संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसी कोई घटना घटित हुई है। देखने वाली बात होगी इसमें आगामी दिनों में राजनीति कितनी गर्माती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।